जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 में आपके साथ आपके प्रेजेंट शुभानुष खान, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तलहा, आसिफ और सहल, सैयद सहल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? महबूब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या आज की आप लोगों की मसरूफियात सेंटर के अलावा और क्या होती हैं मंडे के रोज की? मंडे वीक का पहला दिन होता है, आपको अंदाजा है। उस दिन आज के दिन बेसिकली हमारे अभी रिसेंटली तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है पेरेंट्स एंड टीचर सर्टिफिकेट कोर्स का। तो कुछ उसकी तैयारी है, कुछ हमारे वीक के अंदर जो मुख्तलिफ काउंसलिंग सेशंस और वर्कशॉप्स चल रही होती हैं, ऑनलाइन है आजकल तो हर चीज, उस पर कुछ हमारा काम चल रहा होता है। तो बस यही मसरूफियत होती है, हर दिन एक डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट टीम, डिफरेंट लोगों के साथ एंगेज करना, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। ग्रेट, जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज का दिन इतना मसरूफ तरीन दिन है आप लोगों का, क्योंकि फर्स्ट डे होता है और इसके बावजूद आप हमें टाइम देते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगी आपका। और टॉपिक पे फिर आ जाते हैं आज के। जी, आज का टॉपिक हमने जो चूज किया है वो है रेजिंग इमोशनली स्ट्रॉन्ग किड्स, कि अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। ग्रेट, जबरदस्त टॉपिक। तो अच्छा, अब हमने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी, बच्चों को हम कैसे गुड बिहेवियर पे बात करें, कैसे हम कैरेक्टर पे बात करें, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होना बच्चों के लिए कितना जरूरी है, उस बात का अंदाजा आप इस पे लगा सकते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में, आप किसी भी लाइफ के रोल के अंदर हो, एज हस्बैंड, एज वाइफ, या एज सन, या एज मदर फादर, आपके लिए इमोशनली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी होता है उस रोल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। कोई भी छोटी सी बात दिल पे अगर लग जाती है या दिल में खटकने लगती है तो आपका सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है और अपने काम पर और अपनी जिम्मेदारियों पर से नजर हट जाती है, जिसकी वजह से आप उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पाते। अच्छा, बचपन से हमारे मामलात, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे एक्सपोजर जिस तरह से हुआ होता है, तो ये चीजें इंटेंशनली एड्रेस नहीं हो पाती। हम इतनी मसरूफ जिंदगी में रहते हैं, हमारे जो रिश्ते या जो फैमिली एक्सपीरियंसेस या लाइफ के अंदर जो हमारे तजर्बात होते हैं, बहुत से लोगों के बहुत अच्छे तजर्बात होते हैं, जिंदगी में कुछ तल्ख यादें भी होती हैं। बहुत सारी दफा कुछ ऐसे वाकयात हमारी जिंदगी में गुजरते हैं जो हमें कुछ सबक भी देते हैं और हमारे साथ हमारी मेमोरी के अंदर वो पेस्ट हो जाते हैं, या वो ऐसे इस तरीके से वो हमारी जिंदगी के अंदर शामिल हो जाते हैं कि उनको सोचना भी हमारे लिए तकलीफ का बाइस होता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से कर सकते हैं, वो क्या चीजें हो सकती हैं बेसिक, और हम ये भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि अगर हमारे साथ ऐसे वाकयात जिंदगी में गुजरे हैं जिन्होंने हमें इमोशनली कमजोर किया, या जो हमारी डिसीजन मेकिंग में या हमारी लाइफ के अंदर जिम्मेदारियां निभाने की सलाहियत को कमजोर कर चुके हैं, उनको कैसे हम अपनी जिंदगी में अब इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी इमोशनल नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं। Great. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हर पेरेंट अपने बच्चों से प्यार करता है, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, हर फादर अपने बच्चे के लिए दिन रात एक करके उसके लिए अच्छा खिलाने, उसके लिए अच्छी जिंदगी की अरेंजमेंट के लिए मसरूफ है। बहुत से लोग अपने घर बार को छोड़ के दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, जैसे बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पर कतर में मौजूद हैं। इसी तरीके से और दूसरे मुल्कों में लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे के आराम और सुकून और एक बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत की जा सके। तो प्यार तो हम सब बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन प्यार के साथ जो एक मुश्किल चीज है जो हम नहीं दे पाते रिश्तों के अंदर, वो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बहुत सारे आप बहुत सारे रिश्तों में देखें, मियाँ बीवी के रिश्ते में
बच्चों के साथ पेरेंट्स का जो ताल्लुक होता है उसमें प्यार तो मौजूद है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती। प्यार देना आसान काम है, रिस्पेक्ट देना मुश्किल काम है। आप किसी को इज्जत दें ये ज्यादा मुश्किल काम है, किसी से मोहब्बत करें बहुत आसान काम है। मोहब्बत में बदतमीजी हो जाती है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है, जब रिस्पेक्ट को आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो मोहब्बत भी रहती है, एतमाद भी रहता है, खुलूस भी रहता है और रिश्तों में एक हमआहंगी और मजबूती भी आती है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम अपने बच्चों की इमोशनल नीड्स पर कोई स्ट्रांगली उसको फुलफिल करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों की इमोशनल नीड्स को पूरी करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें। वो रिस्पेक्ट जो हम चाहते हैं कि बच्चे जब बड़े हों तो उनको मिले, वो रिस्पेक्ट जिसके लिए हम बच्चों को तालीम दिलवाना चाह रहे हैं, वो रिस्पेक्ट जिसके लिए हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। जिस तरीके से किसी भी इज्जतदार शख्स को माशरे में जितनी रिस्पेक्ट माशरा देता है, उतनी रिस्पेक्ट हम अपने बच्चे को दें, ताकि उस बच्चे की इमोशनल नीड्स का जो बुनियादी मामला है, जो बिल्कुल ठीक होने वाली बात है, वो सही हो सके, बिल्कुल सही वक्त के ऊपर। हम बहुत सारे मामला बच्चों से डिस्कस करते हुए ऐसा होता है कि हम उनके साथ प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार करने की वजह मतलब बहुत दफा ऐसा होता है कि हम उनके साथ उस तरह से बात कर लेते हैं जिस तरह से एक तमीज़दाराना माहौल में नहीं करनी चाहिए। उनसे चीखना चिल्लाना एक अलग बात है, लेकिन कई बार ऐसे अल्फाज भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं बच्चों से बात करते हुए जो बहुत आम सी बात बन गया। आप वालिदैन से बात कर रहे हैं कि भाई आपने इन अल्फाज में अपने बच्चे को पुकारा है या आपको गुस्सा आया तो आपने इन अल्फाज में बात की है, तो वो कहते हैं ठीक है हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो अगर कोई गलत काम आपके साथ आपकी एज पर हुआ था तो आप क्यों आगे उस काम को कर रहे हैं? तो गलत बात तो हर माशरे में, हर तारीख के हर हिस्से में गलत ही होगी अगर आप उसे गलत समझते हैं। और अगर हर कोई गलत करता हुआ आया था तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर भी फर्ज हो जाता है कि हम उस बात को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहली चीज कि लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, प्यार करें, एतमाद करें और रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें। तो जब बात इज्जत देने से शुरू होती है तो फिर इज्जत नफ्स भी महफूज रहती है, फिर इमोशनल नीड्स भी पूरी हो पाती हैं। और इसके बगैर आप कुछ भी कर लें, आप बोलें कि आप बहुत सारी उनके साथ कोई भी काम कर लें, लेकिन अगर रिस्पेक्ट शामिल नहीं है तो बात आगे बढ़ नहीं पाती, इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है जी। साहब बिल्कुल सही। ये जो तीन चीजें तला भाई ने डिस्कस की हैं कि लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनमें से हम लव तो दे रहे होते हैं, लेकिन बाकी दो चीजें अनकॉन्शियस लेवल पे हम इसका ऑपोजिट कर रहे होते हैं। एक तो इसका कुछ इस तरह से भी मामला है कि बहुत से जैसे तला भाई ने जिक्र किया कि बहुत से बच्चों के साथ खुद इस तरह से उनकी परवरिश हुई होती है तो वो उन्हें लगता है कि बस यही तरीका है। और एक तरह का एक पेरेंटिंग स्टाइल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे को शक की नज़र से देखना, बच्चे की तस्लीम करना। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन, बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे लोगों में आ चुकी हैं। तो जो ट्रस्ट की बात हुई है उसमें मतलब ये कि अगर हम नोट करें तो हम छोटी छोटी बातों पे उन पे यकीन नहीं कर रहे होते हैं। और ट्रस्ट को अगर बहुत आसान लफ्जों में थोड़ा सा खोला जाए तो वैसे डाउट का ऑपोजिट है। मतलब अगर आप डाउट कर रहे हैं कि उसकी एबिलिटीज पे, उसके कामों पे उसको डाउट कर रहे हैं या उसकी इंटेंट पे भी डाउट कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि अभी आप उस लेवल पे पहुंचे नहीं है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो। मतलब आप लव तो दे रहे हैं लेकिन आप ट्रस्ट पे नहीं आए हैं। ये हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि ये तो तुमसे नहीं हो सकता, या फिर तुमने जानबूझ के ये काम किया है। ये चीज अपने बॉडी लैंग्वेज से भी इजहार हो रहा होता है, इसका हमारी बातों से, हमारे कलमात से भी इसका इजहार हो रहा होता है। तो ये बहुत कॉन्शियस लेवल पे इस चीज से छुटकारा पाने की जरूरत है जो हम डाउट करते हैं। और रिस्पेक्ट में अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर दूं तो उससे फिर रिस्पेक्ट और ज्यादा खुल जाएगी कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब आगे पीछे कुछ ना लगाओ उसके कि अगर ऐसा हुआ तो, या अगर ऐसा हुआ तो ठीक। तो रिस्पेक्ट हमें अनकंडीशनल देने की जरूरत है बच्चों के डिसीजंस पे, उनकी ओपिनियन पे, उनकी डिमांड्स पे। यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि जब हम बात करते हैं कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज
बात मानने की या फिर उन्हें उनको फॉलो करने की या उनकी हर डिमांड पूरी करने की जरूरत है। रिस्पेक्ट का मतलब ये हरगिज नहीं। आप बहुत सी चीजों पे बच्चे को इनकार भी कर सकते हैं, बहुत सी चीजों के लिए रोक भी सकते हैं, और बच्चे के डिसीजन को सुन के उन डिसीजन को आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब वैसे आसान काम है, लेकिन जब लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट कैसे दी जाए तो इस लिहाज से उन्हें मुश्किल लगता है, क्योंकि ये काम किया नहीं जाता लोगों को। अब मिसाल के तौर पे मैं इस मिसाल की हद तक इसको थोड़ा वाज़ेह कर रहा हूँ कि यूजुअली जिस तरीके से एक क्या कहेंगे, एक मगरूर बॉस जिस तरीके से सब अपने सबऑर्डिनेट्स को मुखातिब करता है, उनसे जिस तरह से डील करता है, मुझे लगता है कि हम अक्सर बच्चों को उसी तरीके से डील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी तलहा आपकी बात से मेरे जहन में एक बात आई थी, जैसे आपने कहा कि हम अमूमन ये कह रहे होते हैं कि हमारी इसी तरह से परवरिश की गई थी, तो हम इसीलिए अपने बच्चों को इसी तरह से डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के जहन में एक जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हम लोग खुद बड़े परफेक्ट हैं, मतलब हमारी जो किरदार साजी की गई है वो बहुत परफेक्ट अंदाज में की गई है, इसलिए जो हमारे साथ हुआ है वही हमें अपने बच्चों के साथ दोहराना चाहिए। तो अपनी कमियां देखने की हमें आदत नहीं है बेसिकली। क्या बात की आपने, वाकई बहुत जबरदस्त आपने, ये बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम तो बड़ा अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं ना, और हम कहते हैं कि जी हम तो बहुत जबरदस्त हैं, तो क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था, तो हम भी यही करेंगे। तो ये अपने ऊपर गौर देखें, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए इन चीजों पे गौर करना जरूरी है, उसके बगैर तो बात बढ़ नहीं सकती। अब देखें ना, जब साल ने जैसे ट्रस्ट के ऊपर बात की कि डाउट ना किया जाए या रिस्पेक्ट की बात की, आप ये देखें कि हम अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं कि अगर बच्चे ने झूठ बोला है और हमें पता लगा है कि ये झूठ बोल रहा है, या नहीं भी पता लगा तब भी हम फौरन कह देते हैं झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलो, मतलब ये तुम छुपा रहे हो, तुमने ये किया था, तुमने मारा होगा, तुमने ये किया होगा, तुमने कोई बदतमीजी की होगी। मतलब डाउट करना तो हमने फर्स्ट एंड समझा हुआ है कि फौरन हम शुरू कर दें डाउट से। अब हमारा बड़ों के साथ मामला क्या होता है, हमारा अपने से ताकतवर के साथ मामला क्या होता है ऐसे मौके पर, जब हमें पता हो कि ये शख्स झूठ बोल रहा है सामने वाला, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसके मुंह पे कहते हैं कि भाई नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, हम हिकमत के साथ बात करते हैं। अगर हमें पता भी हो तो मतलब ये जरूरी नहीं कि हम उसे बताएं कि मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हम उसको सामने सर हिला देंगे या बात कर लेंगे। लेकिन जब बच्चे के साथ या कमजोर के साथ हमारे जो बस में आ गया है, तो फिर हमारा मामला उसके साथ ऐसा होता है कि हम उसे बिल्कुल ये बता के छोड़ेंगे कि मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम बोलोगे नहीं, लेकिन मैं डाउट करूंगा। तो ये इस चीज पे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि हर उस चीज पर, हर उस मामले पर जैसा आप बड़ों के साथ करते हैं या जैसा आप अपने ताकतवर के साथ करते हैं, वैसा ही अगर आप अपने बच्चे के साथ करें जिसके जो आपका नौकर नहीं है, जिसके आप मालिक नहीं है, जो आपके लिए एक नेमत है, जो आपके लिए एक रहमत है, जो आपके लिए एक आजमाइश है। ये तीनों चीजें आप, मतलब नेमत, औलाद एक नेमत है, रहमत के अल्लाह ताला ने उसको रहमत की सूरत में आपकी जिंदगी में डाला है, और आजमाइश की सूरत में कि आपने उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। कल को वो माशरे का एक इम्पोर्टेंट फर्द बनने जा रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो किस तरीके से आपने उसके साथ मामलात रखे हैं कि वो आगे किस तरह की चीजें करेगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उस पर ट्रस्ट करें, हम उस पर डाउट ना करें। और ये 3 वर्ड्स कहना बड़ा आसान है, लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन इसे निभाना मुश्किल है, इसे करना मुश्किल है, और ये हर रोल में मुश्किल है। मतलब आप ये देखिए ना कि बेटा मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अम्मा बाबा तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये तुम्हें आज हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? तो भाई समझाने का कोई तरीका भी हो सकता है, शक करके क्यों समझाना चाह रहे हैं आप? उसको इस तरीके से क्यों जोड़ रहे हैं कि और इसमें बहुत सारे मामला है ना, मतलब जैसे ये बात की कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, तुम्हारे नंबर खराब आएंगे तो मेरा तुम्हारा ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। मेरा तुम्हारा ताल्लुक मैथ्स के नंबरों पे चलता है, मैथ्स में 80 से ज्यादा नंबर आएंगे तुम मेरे फेवरेट हो गए, 80 से कम आएंगे मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। भाई आप क्यों अपने रिश्ते के अंदर इन चीजों को ला रहे हैं? वो एक अलग चीज है, उसकी अलग अपनी जितनी अहमियत होनी चाहिए वो है, लेकिन आप और आपके बच्चे का ताल्लुक तो
बिल्कुल अनकंडीशनल चीजों पे चले ना, वो तो प्यार मोहब्बत, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी बेगम आपसे ये डिमांड करें कि भाई इस साल अगर आपका बोनस लगे तो मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी, नहीं लगा तो मैं मेरी जो है आपसे कुट्टी हो जाएगी? क्या हम इस तरह की चीजें सोच सकते हैं? अपनी रिलेशनशिप में तो नहीं सोच सकते, लेकिन अपने बच्चों के साथ हमने मामला कुछ ऐसे ही रखे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं जी साहल। बिल्कुल। मेरे जहन में एक और मिसाल आई जो कि बहुत हम ये काम करते हैं कि अगर बच्चे के हाथ से कोई चीज़ गिर जाए, कोई चीज़ टूट जाए, तो हमारा तो पहला जुमला यही होता है कि इसने तोड़ दिया, ने चीज़ गिरा दी। तो लेकिन अगर सिर्फ इन अल्फाज को बदल दिया जाए कि उससे गिर गया, उससे टूट गया, तो ये भी एक किस्म का एक डाउट होता है कि हम इसकी इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं, इंटेंट पे डाउट कर रहे हैं कि वो गिराना चाहता था, वो तोड़ना चाहता था, जब भी उसने तोड़ दिया। और जो बात की तरह भाई ने कि कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब हमारे लिए आजमाइश इस वजह से है औलाद के, हमें उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, वो एक टेस्ट के तौर पे आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज जो मेरे ख्याल से दो चीजें जो कैरेक्टर को खराब करने के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो यही है कि उसकी इंटेंट पे शक करें आप, और उसको कंडीशनल करते हैं हर पॉइंट पे, उसकी हर उसकी रिस्पेक्ट को, जो आप उसे लव दे रहे हैं उसे भी कंडीशनल कर दें, तो फिर तो बहुत आसानी से कैरेक्टर तबाह होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक चीज एक और है जो कि मेरे ध्यान में आ रही है कि अगर इमोशनली स्ट्रांग, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की इस तरह से परवरिश करें कि वो इमोशनली कॉम्पिटेंट, इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आपका पोर्ट्रेयल भी बहुत अहमियत रखता है। और आपका ऐसा मतलब एक आसानी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपका पोर्ट्रेयल, लेकिन आप दिल से वो चीज़ कर रहे हो कि आप पॉजिटिव नजर आ रहे हो, हैप्पी नजर आ रहे हो बतौर पेरेंट। आप जब भी आप बच्चा आपको देखे तो वो आपको कंप्लेनिंग की सूरत में ना देखे कि आप हमेशा नेगेटिव होते हैं, आप हमेशा किसी बात पे चिड़चिड़े होते हैं, आप खुश नहीं नजर आ रहे होते हैं। पॉजिटिव रहने की एक बहुत अहम एस्पेक्ट ये है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद जो आपकी नेमतें हैं, जो लोग हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज वगैरह या आपकी एबिलिटीज जो हैं, आप उनके बारे में शुक्रगुजार रहें। वो एक आपके पोर्ट्रेयल से एक पॉजिटिविटी जाहिर होती है। और जबकि उसकी उलट फॉर्म ये हो सकती है कि आप मुसलसल कंप्लेन कर रहे हो, आपको लोगों से शिकायत हो, ताकि कुछ लोगों को तो मतलब मौसम से भी शिकायत होती है, हर चीज़ से शिकायत होती है। तो वो नेगेटिव पोर्ट्रेयल है, वो बच्चे के इमोशनल इंटेलिजेंस को, इमोशनल कॉम्पिटेंसी को बहुत अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही। और हम लोगों का बेसिकली बिहेवियर यही होता है कि हम में जितनी कमियां हैं, हम हमेशा कंप्लेनिंग है, हमें लोगों से शिकायतें रहती हैं, ये कुछ भी मतलब अगर हम जो भी कमी महसूस करते हैं हम नेगेटिव है, लेकिन अपने बच्चों को हम बहुत पॉजिटिव दिखना चाह रहे होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे हमारे एक मुकम्मल इंसान बन के निकलें। जब अगर हम खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन अपने बच्चों को हर शख्स 5 वक्त का नमाजी देखना चाहता है, तो ये थोड़ी सी वो चीजें जो वाकई सही कह रहे हैं साहल आप, कि जब तक आप खुद वो किरदार पेश नहीं करेंगे तो बच्चे अडॉप्ट भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक चीज और जैसे जी आप बोले तलहा। जी बोले मैं जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो एक जो चीज़ और पेरेंट्स की तरफ से भी देखने में मिलती है, और जिन लोगों ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं जिसको स्पॉइल करके रखा हुआ होता है, कि जो बात उन्होंने कही, मतलब हम उनको तमीज़ तो नहीं सिखाएंगे, उनको रिस्पेक्ट तो नहीं देंगे, उनको हम 10 लोगों के सामने और कभी कभी इंसल्ट भी कर देंगे, लेकिन बच्चा जो मांगेगा हम उसको फराहम ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से स्पॉइल कर दिया जाता है। तो बाज़ वक़्त ये होता है कि बच्चे या तो माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, या फिर माँ बाप कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से भी बच्चों का जो वो इमोशनली जो एक स्ट्रांग होना है वो चीज़ नहीं हो पाती। तो उस पर थोड़ा सा आप बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। हमारे मूड पे होता है, हमारी इम्पल्स जो है वो डिसाइड करती है कि अगर हमें दिल चाह रहा है अभी कि हमने ये चीज खरीद के देनी है तो हम दे देंगे, और अगर हमें दिल नहीं चाह रहा तो लाख उसकी जरूरत तो हम नहीं खरीदेंगे। हम अपनी जिंदगी को उसूल की बुनियाद पे नहीं गुजारते, और उसूल की बुनियाद पे जिंदगी को गुजारना जिंदगी को आसान बनाता है, मुश्किल नहीं बनाता। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर मैंने घर में ये डिसाइड कर लिया कि हम हर वो चीज, देखें हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत दिया है,
लेकिन हम खरीदेंगे वो जिसकी हमें जरूरत हो, जो हमें वाकई जिसकी नीड हो और जिसकी वजह से पैसे का बिला वजह जो है हम खर्च ना करें। और अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि फजूल खर्ची करें। तो अब बच्चे को ये पता होता है, और जब इस बात पे बच्चा सोचता है तो उसकी अपनी ट्रेनिंग हो रही है, उसको उस चीज का एहसास हो रहा है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है। आप देखें दुनिया में जितने बिजनेसेस चल रहे हैं, दुनिया में जितनी इस वक्त रिसोर्स मैनेजमेंट पे बात होती है कि भाई आपको कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट देना है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देनी है, वो इसी सूरत में हो सकती है कि आपको बचपन से ये एहसास हो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने काम करना है। तो जितना ये उसूली सतह पर पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर ये बात हमारी फैमिली के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर इनग्रेव्ड होगी कि हम कम रिसोर्सेज के अंदर हैप्पी रहना सीखें, हम कम रिसोर्सेज के अंदर अपने काम को मैनेज करना सीखें, और हमारे डिसीजंस किसी उसूली सतह पर होंगे, मूड की सतह पर नहीं होंगे। और ये बहुत दफा होता है, मतलब हस्बैंड ने, फादर ने किसी चीज को मना कर दिया है तो अम्मा बोल देंगी कि नहीं नहीं भाई आप इन्हीं के लिए तो कमाते हैं, ले लीजिए। या अम्मा ने किसी चीज को मना कर दिया तो अब्बा दिला देंगे बेटे की, बच्चों की चाहत में। उन्हें ये पता लग जाता है बच्चों को कि हमने खेलना कैसे है, कि अब्बा ने मना किया तो अम्मा से हम ले लेंगे, अम्मा ने मना किया तो अब्बा से हम वो चीज हासिल कर लेंगे। हमारा एज फैमिली कोई जॉइंट डिसीजन ही नहीं होती, कोई अग्रीमेंट ही नहीं होता, कोई उसूल ही तय नहीं होता कि हमने इसको लेके किस तरह चलना है, कि हमने खाने पीने की चीजों में हमारी हैबिट्स क्या होंगी, हमारी इवन स्टेशनरी आइटम, इवन बुक्स, कोई भी चीज, कपड़ा, जूता, कोई भी चीज हम घर के अंदर बाय कर रहे हैं तो उसकी बेसिक चीज क्या होगी। क्या मार्केट में सेल लगेगी तो हम दौड़े हुए चले जाएंगे भले जरूरत हो या नहीं हो, या हम जरूरत के तहत चीजों को बाय करेंगे? क्या अलमारी में चीजें भरने से क्या खुशी मिलेगी, क्या इसमें कोई फायदा है? इन सारी चीजों पे एक डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और इससे बहुत आसानी होगी लाइफ के अंदर उनको एक बेहतर जिंदगी, अपनी चीजों का शुक्र अदा करने का, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की एक बहुत जबरदस्त ये ट्रेनिंग होगी जो पेरेंट्स कर सकते हैं अगर ये लाइफ में ये उसूल या प्रिंसिपल डिवाइस कर लें हम। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी साहब। बिल्कुल, मतलब जिन फैमिलीज में पेरेंटिंग पॉलिसी के नाम पे कुछ भी नहीं होता, प्रिंसिपल्स नहीं होते, कोई स्पोकन अनस्पोकन, कोई रिटन अनरिटन, कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस बहुत आती हैं। वहाँ पे फिर जब आप फिर एक क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल सेंटर्ड पेरेंटिंग से निकल के आप मूड ड्रिवन पेरेंटिंग में आ जाते हैं, जहाँ पे अब्बा का मूड ठीक होगा तो आज जो चीज़ चाहिए मिल सकती है, लेकिन अगर मूड खराब है तो काम की चीज़ भी के लिए भी आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे जो पहला पॉइंट था कि रिस्पेक्ट, उसको भी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर आप क्योंकि अब आपके कोई उसूल नहीं है ना बुनियादी, तो अब अगर आपको किसी चीज़ से रोकना है, किसी चीज़ के बारे में ऐसा डिसीजन लेना है जो कि बच्चों को इतना पसंद नहीं आएगा, तो फिर आप फिर बोलते हो कि अब जिस तरीके से किया जा सकता है काम, जिस तरीके से रोका जा सकता है उसी तरीके वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। और आसान तरीका लोगों को ये लगता है कि आप डांट डपट शुरू करते हैं और आप सीखें और फिर बहुत आसानी से मामला हल हो सकता है। ठीक, तो फिर ऐसी चीज में जो चीज बहुत सर्वाइव करती है वो मेरे रिस्पेक्ट हुआ चीज है। और फिर एक यहाँ पे एक और अहम चीज भी है कि जी आप बोलें। जी मैं ये चाह रहा था कि मतलब एक ये भी देख लिया जाए कि जब इमोशनल नीड्स पूरी ना हो रही हो, या जब इमोशनली वीक जनरेशन, इमोशनली वीक होने की आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं। मतलब अगर आपके सामने ऐसा बच्चा है जो कि मुसलसल छोटी छोटी बातों पे वो नाखुश हो जाता है और बहुत जल्दी जो है वो क्या कहेंगे कि गुस्से में आ जाता है, जिसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल बड़ा आजकल होता है कि टैंट्रम शो करना शुरू कर देता है, ऐसा बच्चा, या फिर ऐसा बच्चा जो कि इंतहाई इम्पल्सिव होता है, वो अपने डिसीजंस में भी, बातचीत करने के लिहाज से भी वो रिफ्लेक्टिव नहीं होता,
बहुत ज्यादा इम्पल्सिव मोड में चलता है हमेशा, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं इमोशनल इनकॉम्पिटेंसी की, कि हमेशा नाखुश नजर आ रहा है बच्चा। तो ये सब चीज अगर है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले तो लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट की तरफ देखें कि आप ये तीन चीजें किस सतह पे कर रहे हैं, या लव से निकल के आप आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। ठीक, तो ये चीज देखने की जरूरत है। फिर आपसे जिस तरह अभी बात हुई कि अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी देखने की जरूरत है, और अपने आप को तो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि आप किस तरह का शो करते हैं। क्या आप भी बहुत इम्पल्सिव हैं, क्या आप भी बात बात पे नाखुश हो जाते हैं, क्या आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशन कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। और ये मसला मेरे ख्याल से जो मैंने पीछे इंडिकेशन थी, ये हम एक ऐसी जनरेशन को देख रहे हैं और एक ऐसी जनरेशन मजीद आ रही है जो कि इमोशनल इनकॉम्पिटेंसी जिनमें बहुत आम है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल इस अभी मैं शामिल कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकती हैं। बस मैं एक बात इस हवाले से रखना चाह रहा था, प्रिंसिपल सेंटर्ड जब ये बात हो रही है कि हमने उसूल की सतह पे अपनी जिंदगी को गुजारना है, तो ये सिर्फ खर्चा करने या ना करने से इसका ताल्लुक नहीं है, ये हर चीज पर आती है। और आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग मिलकर खाना, रात का खाना हम लोग मिलकर खाएंगे, कोई कहीं भी हो, हम लोग रात में इतने बजे खाना खाएंगे, ये एक उसूल आपने तय किया। आपने इसके साथ दूसरा उसूल ये जोड़ा कि भाई रात के खाने के वक्त कोई भी मोबाइल फोन या टीवी नहीं होगा, हम लोग जब बैठेंगे तो हम लोग आपस में बैठ के खाना खाएंगे, और खाने के बाद 5-10 मिनट हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। अब इस उसूल को हर शख्स अपनी फैमिली में, अब उस फैमिली में लागू करेगा। फिर अब्बा को भी ये इजाजत नहीं है कि उस टाइम वो फोन कॉल अटेंड करें, फिर टीवी नहीं चलना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंसी रहे तमाम अफराद के लिए उस घर के अंदर उस मौके पर। और जब ये उसूल तय हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इससे मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हासिल होंगे, इससे बहुत सारे फवायद हासिल होंगे। सिर्फ ये नहीं कि खाना अच्छे तरीके से साथ बैठ के खाएंगे, बल्कि जो शेयरिंग होगी, जो डिस्कशन होगा, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा बार बार कि बेटा मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल छोड़ दें, टीवी पे मत देखें, खाने पे गौर करें। ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी जब आपने ये उसूल घर में खाने के वक्त में तय कर लिए। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स घर के अंदर लागू करेंगे, और ये उसूल तमाम लोगों की एग्रीमेंट से हो कि भाई ये मसला होता है, इसमें हम इसको इस तरीके से करेंगे। और पेरेंट्स खुद भी इसको लागू कर सकते हैं कि भाई घर के अंदर हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं लेकर आएंगे जो कि हेल्दी ना हो, जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, जिसके अंदर कोई हेल्दी इंग्रेडिएंट ही ना हो। तो ये हम इस तरह की चीज को जब फोकस करेंगे तो वो उसके नतीजे भी हासिल होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सवाल है रिशान का तलहा, और ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जो गलतियां हैं उनको आप लोग सामने लेकर आते हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल इन्होंने ये किया है कि आजकल के जो नौजवान हैं तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन जो असल चीज़ रिस्पेक्ट होती है औरतों की, बड़ों की, वो बहुत कम देखने में मिलती है। तो लोगों में आजकल किस चीज़ की कमी है? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सब पे पढ़ाई हो रही है, सब कुछ तालीम दिलवाई जा रही है, लेकिन इज्जत नहीं देते लोग। जी जिशान साहब ने देखें, पहली बात तो ये कि हमारी जो तालीम जो हमें दी जा रही है स्कूल में या माशरे में, मुझे एक सवाल अगर मैं करूं कि हमारे इस्लामियात के पेपर में अगर कोई बच्चा 100 में से 100 नंबर लेकर आता है तो क्या वो एथिकली बहुत स्ट्रांग होगा? क्या वो सीधा जन्नत में चला जाएगा? क्या उसके जो मार्क्स हैं क़यामत के दिन वो बड़े जबरदस्त कंसीडर किए जाएंगे? हमारी तालीम इंतहाई मादरत के साथ और जिस तरह का ये सिस्टम बना हुआ है, ये कैरेक्टर पे फोकस नहीं करती, ये गुड बिहेवियर पे फोकस करती है। और गुड बिहेवियर तो कोई भी इंसान जिसके अंदर चालाकी से कर सकता है अच्छा बिहेवियर यानी कि बिहेवियर तो सतही होता है ना। मैंने किसके सामने कैसा बिहेव किया, 5 लोग बैठे हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कैरेक्टर पे फोकस नहीं हो पाता, वो हमारी रूह के अंदर नहीं जा पाती। वो ऊपर से तो हमें साफ सुथरा कर सकती है किसी हद तक, और उसमें भी मैं कहूंगा कि वो भी पूरा नहीं कर पाती।
लेकिन कैरेक्टर जो असल जो हमारे साथ पूरी जिंदगी रहता है उस पर नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे आज के दौर में ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं जिसके अंदर इज्जत हम नहीं कर पाते, हम वो हक नहीं अदा कर पाते, हमारे अंदर हमारी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई हुई, हमारी ये रिस्पेक्ट और कैरेक्टर बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस की शदीद कमी है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं और असल में हम अंदर से कुछ और होते हैं। तो और जाहिर सी बात है कि बचपन से एक खास तरबियत हमारे जहन साजी हुई हो, जब एक खास तरह की तरबियत हमारी उसमें गई हो कि ठीक है तुम बस किसी का परसेप्शन ये है कि दिखा दो, बस ठीक कर दो। हम जब फेसबुक पे स्टेटस लगाने को समझेंगे कि यार इस स्टेटस के लाइक कितने आ रहे हैं तो हर चीज दिखावे में चली जाएगी। फिर तो हम उस स्टेटस वाली जिंदगी में ही गुजारने की कोशिश करेंगे कि हर थोड़े दिन बाद हम कोई लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, अपने लिए अंदर से अपनी बेहतरी के लिए तो हम नहीं कर रहे होंगे कुछ भी। तो ये चीज बड़ी मतलब उन्होंने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट करी कि हम जितने ज्यादा तालीम याफ्ता हो रहे हैं उतनी ज्यादा अपने अक़दार को भूलते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा हम तमीज तहजीब से दूर हो रहे हैं, उतनी ज्यादा हम रिवायात से दूर हो रहे हैं। आगे देखें कि जितनी तेजी से लोग लिटरेट हो रहे हैं उतनी तेजी से फैमिली सिस्टम कमजोर हो रहा है, उतनी तेजी से बड़ों का एहतराम खत्म हो रहा है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? इसके पीछे वजह यह है कि हमने तालीम को सिर्फ करियर की चाबी समझ लिया। और वो शख्स जो ये तालीम बहुत अच्छे तरीके से हासिल करता है ये भी जरूरी नहीं कि वो बड़ी अच्छी जॉब और बहुत अच्छा कमा रहा हो। मतलब इस सिस्टम का फेलियर तो मतलब हर लिहाज से सामने है कि ना वो अच्छी तालीम जो है वो अच्छी जॉब की जामिन है, ना अच्छी तालीम अच्छे कारोबार की जामिन है, ना अच्छी तालीम अच्छे इंसान की जामिन है। सिर्फ अच्छी तालीम उसको कहते हैं जो नंबर्स मार्क्स एग्जाम के अंदर अच्छा ला सके। वो बहैसियत इंसान कैसे डेवलप होता है उससे हम लोग बिल्कुल खाली हैं। और ये चीज कहाँ से आती है? ये चीज स्कूल नहीं देगा, ये चीज तालीम नहीं देगी, ये चीज पेरेंट्स देंगे, ये चीज घर का माहौल देगा, ये चीज वो ताल्लुक है। आप ये देखें रिवायती माशरों में माँ जो है वो कम से कम 7-8 साल तक पहली जो दर्जगाह है बच्चे की वो कहाँ है? वो माँ है, माँ की गोद है। मतलब किसी मर्द की गोद तो नहीं बोला ना, माँ की गोद बोला है कि वो रिस्पेक्ट करना सीखे, उसे मोहब्बत का मतलब पता लगे, उसे एहतराम का, शफकत का, खुलूस का जो बच्चे को पूरा मानी है वो उस गोद से पता लगे। उसे ये पता लगे कि कुर्बानी किसे कहते हैं, उसे ये पता लगे कि अपनी ख्वाहिश को छोड़कर दूसरे के लिए अपने आराम को छोड़ देना, कुर्बान कर देना किस चीज का नाम है। हमारे यहाँ ये चीज इसीलिए कमी हो रही है कि हमें अपने वो मतलब आज के दौर के बच्चों को अगर मैं ये सवाल करूं कि आज के दौर का बच्चा अपने 60 साल तक की उम्र के वो किस्से जो माँ के साथ उसने गुजारे हों वो किस्से कितने बयान कर सकता है जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले का बच्चा अपने पहले 7 साल के किस्से बयान कर सकता है। हमारे बच्चों के पास वो कहानियां, किस्से, वो मेमोरीज है ही नहीं, वो एक्सपीरियंसेस है ही नहीं, क्योंकि सब बिजी हैं, हर कोई मसरूफ है। तो हमने इन बेमानी मसरूफियात के अंदर अपने आप को इस कदर डाला हुआ है कि जो तरबियत औलाद या कैरेक्टर बिल्डिंग का जो काम है वो हमने मुकम्मल तौर पे ये समझ लिया है कि ये आउटसोर्स हो गया और वो किसी भी तरीके से कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा। पूरा स्कूल, पूरा तालीमी निज़ाम सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहा है कि एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए, और हम एग्जाम में नंबर अच्छे आने को ये समझते हैं कि इससे सारे मसले हल हो गए, इससे इमोशनल नीड्स भी पूरी हो गई, इससे कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो गई, इससे मुस्तकबिल में बेहतरीन जॉब भी मिल जाएगी, जबकि इससे कुछ भी हल नहीं हो रहा, सिर्फ एग्जाम में नंबर अच्छे आ रहे हैं। और वो उतनी ही हैसियत उसकी अगर हमने जिंदगी में रख ली जितनी उसकी है, तभी ये मसला हल होगा जब हम इस पर सवाल उठाएंगे, जब हम इसको उतनी जगह देंगे जितनी इसको जगह देनी चाहिए जिंदगी के अंदर। तो ये तालीमी निज़ाम और ये पढ़ने की मदद से तो जो रिस्पेक्ट और कैरेक्टर बिल्डिंग है वो नहीं हो सकती। उसके लिए हमें अपने घरों में, अपने घर वालों के साथ, अपने मामलात में वो बातें और वो शेयरिंग और वो डिस्कशन और वो उसूल तय करने होंगे, उन्हें अप्लाई करना होगा, तभी मसला हल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, साजन बलोच, इनका भी मैसेज मेरे पास है। इन्होंने बेसिकली यही पूछा हुआ है कि रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कैसे दें, कोई तरीका, क्योंकि हमने बचपन में बहुत कुछ सुना है। तो साजन, अभी तलहा ने या साहल ने दोनों ने अच्छी तरह से ही बताया है कि आपको किस तरह से रिस्पेक्ट और ट्रस्ट देना है अपने बच्चों को, तो डेफिनेटली आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, एक मेरे पास वॉइस मैसेज है, ये मैंने अभी सुना नहीं है, इनका अभी भी आया है कि प्लीज शामिल करें, तो ये हम सुनते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा टॉपिक है, सबको बहुत अच्छा मुबारकबाद देता है अच्छा टॉपिक के लिए।
जो बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बात भी नहीं सुनता है, बेसिकली हम तो इधर है, मेरा बच्चा का बात कर रहा है, वो पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही बच्चा है। अभी क्या करने का इसको मेरे को समझ में तो नहीं आता। आप लोग का बात सुन के तो मैं बहुत एंटरटेन हो रहा है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रहा है क्या थोड़ा क्या सोल्यूशन है। मैं बिल्कुल पढ़ता भी नहीं है, जैसा मर्जी जैसा चलता है, 8 में पढ़ता है। अभी उसके साथ क्या रूट व्यवहार क्या करो, क्या यूज़ करो, मेरे को समझ में नहीं। इसलिए मेरे को क्या बोलेगा इसको, इतना क्यूरियोसिटी हो रहा है आप लोग को पूछने के लिए। थोड़ा प्लीज़ कोई बताएगा, आप लोग गेस्ट जो लोग है, तो मतलब क्या करना चाहिए उसके साथ? अच्छा बिहेव करने का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, और रूड हो जाएगा भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा बताओ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद मंसूर आलम इनका नाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले एक तो बच्चे की एज, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बच्चा छोटा ही है, या बच्चा शायद पढ़ने की बात हो रही है तो शायद 7-8 साल का ये 8 स्टैंडर्ड आई थिंक इन्होंने कहा था कि 8 क्लास में। अच्छा, 8 क्लास में। अच्छा देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चे के साथ, जो इस उम्र के बच्चे के साथ करनी चाहिए, कि जो बच्चा बात नहीं सुन रहा या मानता नहीं है, चाहे सॉफ्टली बात करें चाहे आप उससे रूडली बात करें, सबसे पहली चीज है ताल्लुक बच्चे के साथ बनाना, उसके साथ दोस्ती करना। उसको ये लगे कि यार मेरे सबसे फेवरेट इंसान, अगर आप बच्चे के फेवरेट इंसान बन जाए तो आप उससे हर काम करा सकते हैं। आप ये देखें, दोस्ती के अंदर हमारे जितने दोस्त होते हैं, हमारा जो फेवरेट दोस्त होता है, अगर मेरी कोई ऐसी, मतलब मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, कहीं मार्केट जा रहा हूँ, कहीं किसी जगह पे जाना है मुझे, और मैं उससे बोलूँ यार चलो जरा मेरे साथ चलते हैं, उधर तक जाना है, तो वो खुशी खुशी आएगा मेरे साथ, क्योंकि वो और मैं एक ताल्लुक है, भले उसका इंटरेस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो बच्चे के फेवरेट इंसान बनने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको उसके साथ बैठ के उससे सवाल ना करें, उससे ये ना पूछा अच्छा क्या किया, तुम बताओ तुमने क्या किया, उसका मतलब उसका रिमांड ना लें, उससे एक इन्वेस्टिगेशन मोड में ना खड़ा करें, उससे बातचीत करें, उससे पूछें, मतलब वो खुद बताए, वो खुद शेयर करे जिसका उसे दिल चाहे, जो चीज उसका दिल चाहे उससे शेयर करें, उसके साथ टाइम लगाएं। तो पहली कोशिश बच्चे का फेवरेट इंसान बनने की। दूसरी कोशिश, पढ़ने से क्या मुराद है? पढ़ने से मुराद अगर ये है कि बच्चा एग्जाम नहीं पास कर रहा, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो एक बात हमें समझने की जरूरत है, और वो ये कि बच्चा सिर्फ पढ़ने से नहीं सीखता, बल्कि बच्चा खेलने से सीखता है, बच्चा बड़ों से बातचीत करने से सीखता है, बच्चा रीडिंग करने से सीखता है, बच्चा कहानियां सुनने से सीखता है, बच्चा पार्क जाने से सीखता है। सीखने के लिए बच्चे को सिर्फ किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हम सीखते रहते हैं। अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा है, क्यूरियोसिटी का मादा है, ये बिल्ट इन हमारी अंदर रखा हुआ है। तो बच्चा जितना छोटा होता है उतना ज्यादा चीजों के बारे में क्यूरियस होता है, उतना ज्यादा चीजों को देखना चाहता है, हाथ लगाना चाहता है। उसके लिए किताब और खिलौने में कोई फर्क नहीं होता। तो जब हम देखें पढ़ाई में क्यों कमजोर है, क्यों नहीं समझ आ रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो टीचर जो उसे पढ़ा रहा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप कमजोर है। मिसाल के तौर पे उस पर मुस्तकिल डाउट किया गया है कि तुम्हें तो ये समझ आ ही नहीं सकता, तुम तो पढ़ाई में पीछे हो सकता है उसे कंपेयर किया गया हो दूसरे बच्चों के साथ। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उसे एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए, हो सकता है जबान का मसला हो, जिस जबान के अंदर उसे पढ़ाई बताई जा रही है उसका मसला। मुमकिन है कि उस सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट ना हो, मुमकिन है कि वो, बहुत से बच्चों की मैथ्स आपने देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र में वर्बल मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत से बच्चे जो है वो उनकी जबान की लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बस उनसे बातें करते रहे, उनसे वो लंबी लंबी बातें करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे, ये उनका एक बिल्ट इन, एक समझ लें कि उनकी एक स्किल है या उनकी एक सलाहियत है या इंटेलिजेंस है जो उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा इस बच्चे के साथ अगर पहला जो काम कर लें वो ये कि इसके साथ ताल्लुक बनाना। लेकिन ताल्लुक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी शुरू कर दें कि मैंने ताल्लुक बनाना है तो तुमने ये बोला चलो ये भी हाजिर, ये बोला ये भी दे दिया। ताल्लुक बनता है उसके साथ वक्त लगाने से। अगर मेरी जिंदगी बहुत मसरूफ है, मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये अपने घर से और मुल्क से दूर इधर जॉब कर रहे हैं और उनके घर में उनकी वालिदा वहां पर उनके साथ हैं, तो क्या वो पूरे दिन में उनको कोई टाइम देती हैं?
अगर देती हैं तो वो टाइम देने का मतलब क्या है कि उनसे हर वक्त उसके सवाल जवाब चलते रहते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा, ये भी हो सकता है कि वो दोनों बाहर पार्क चले जाएं। ये भी हो सकता है कि वालदा अगर बाहर सौदा लेने जा रही हैं तो उसमें उसके साथ लेके जाएं। ये भी हो सकता है कि सौदे की लिस्ट जो वो बना रही हैं उसमें उसका इनपुट लिया जाए। बहुत से बच्चों का देखिए, रिस्पेक्ट का मतलब ये भी है कि मैं उसके ओपिनियन का एहतराम करूं, और ओपिनियन का एहतराम कैसे हो सकता है कि मैं उसे इन्वॉल्व करूं डिसीजन मेकिंग में। मिसाल के तौर पे, बेटा हमने ये चीजें लेने जानी है, आपके जहन में कोई और चीज है घर के अंदर जो जरूरत हो, जिसको चाहिए हो, कुछ सोचें और वो अपनी तौर पे अपना इनपुट दे, और ये आपके ऊपर है ये डिसीजन कि हाँ भाई वो जरूरत है, नहीं है, लेनी है, नहीं लेनी है। और फिर उसको थोड़ा सा एम्पावर करें कि वो साथ चले, आपकी हेल्प कराए, आपके साथ कामों में लगे। जितना आप उसे इंगेज करेंगे उतना ज्यादा वो आपकी बात मानने के काबिल होगा। बच्चा उस वक्त बात नहीं मानता जब उसे ये एहसास हो कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, जब उसे ये एहसास हो कि मुझ पर हर वक्त डाउट किया जाता है, जब उसे ये एहसास हो कि मेरी नजर में, मेरी अहमियत इनकी नजर में कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि हम बच्चे को रिस्पेक्ट दें, बच्चे को साथ लेके चले और उससे ताल्लुक बनाए। जी साहल, कुछ आप कह रहे थे? जी साहब, हेलो। मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गए साल शायद। शायद मेरा ख्याल है। हेलो। जी साहब। जी, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सही। मैं कह रहा था कि जो आखिर में बातें बताई हैं तला भाई ने कि बच्चा जब अपने आप को इग्नोर फील करता है या उसके वो ये फील करता है कि उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, तो वो फिर तब इस तरह के काम करता है कि वो बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता। तो ये खास तौर पे इस एज में होता है, जिस एज की बात यहाँ पे की जा रही है, 8th ग्रेड के बच्चे की। तो एक चीज जो मेरे जहन में थी शुरू में भी, वो कि जब हम बात करते हैं कि ताल्लुक बनाने की, तो अक्सर ये सवाल आता है कि ताल्लुक कैसे बनाए। फिर लोग जो आसान तरीका होता है उसकी तरफ जाते हैं कि बच्चे की हर बात मानना शुरू करते थे, जिसका तला भाई ने जिक्र किया। मेरे ख्याल से एक काम ये भी होना चाहिए जो कि जो मौज़ूआत कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन रहे हैं पेरेंट और बच्चे के दरमियान, तो उनको सामने लाना भी बंद किया जाए। क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका ताल्लुक बेहतर हो और फिर उसके बाद दूसरी चीजें बेहतर होना शुरू हो, और आप वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से ताल्लुक खराब हो रहा है, जो जैसे कि पढ़ाई का मसला या कोई और मसला, तो उसको कम से कम सामने लाने की कोशिश करें, ताकि फिर पहला काम जो होना है वो हो, जो ताल्लुक बनने वाला काम है। बिल्कुल। और इसके अंदर ये देखें कि जब मेरा उससे ताल्लुक मजबूत होगा, जब मैं ये जो साल ने बात की कि उस टॉपिक को थोड़े अरसे के लिए जरा साइड पे रख दें और पहला फोकस ये रखें कि मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। और फिर आपको अंदाजा होगा किसी दिन बातचीत में कि क्या वजह है, कि वो खुद ही बताएगा कि बाबा या अम्मा, आपको पता है मुझे मैथ्स में ना ये चीज नहीं समझ आती, या क्या आप मुझे ये चीज समझा देंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं समझूं। जब हम उसकी इंटेंट पे, नियत पे शक करना छोड़ देंगे, तब हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देंगे। तब हम उसके ज्यादा बेहतर अंदाज से उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये मतलब काफी वास्ट चीजें हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि वो काम बिल्कुल सही बात है किए जा सके और उससे जो मदद मिल सके। बाकी दुआ का जरूर एहतमाम करें, क्योंकि वालिदैन की दुआ अपने बच्चों के लिए बहुत लगती है। तो जितनी दुआ का आप एहतमाम करेंगे उतना आपके बच्चा जो है उसमें आप तब्दीली देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तलहा और साहल, आपके लिए मेरे पास एक खुसूसी मैसेज अभी ये आया है कि आज 9 नवंबर अल्लामा इकबाल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस मौके पे भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं हमारे लिसनर्स इस दिन के हवाले से। अच्छा, इस दिन के हवाले से सुनना चाहता है। अच्छा, चले देखिए, अल्लामा इकबाल जो है वो जाहिर सी बात है कि शायर मशरिक हैं, और उनका जो कलाम है वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जो लोग मुसलमान नहीं है और जो स्पिरिचुअल हवाले से या सूफीज़्म के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं, तो हर जगह इनका कलाम मकबूल है। और मतलब मुसलमानों के लिए खास तौर पे जिस तरह से उन पर कलाम
वो खुद फरमाते थे कि भाई ये कलाम जो है वो एक तरह से नाजिल होता है उनके ऊपर, और जिस अंदाज से उन्होंने मुसलमानों के मसाइल को कितने मतलब तकरीबन सदी पहले उन्होंने सारे मसाइल को जिस तरीके से सामने रखा और जो बात करी, वो आज भी एज इट इज ट्रू है। बिल्कुल। आप उनके कलाम का कोई भी हिस्सा पढ़ें, वो ऐसा नहीं है कि वो पुराने जमाने की बात हो रही है, वो बहुत मतलब आज के जमाने में बिल्कुल उसी तरह वैलिड है। मुसलमान अगर मतलब हम लोग अगर समझते हैं कि हमें अपनी जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब अगर अपने आप को माशी तौर पर अपने आप को इंफरादी हैसियत में और एक कौम की तरह मजबूत उठ के खड़ा होना चाहते हैं, तो वो इकबाल के मैसेज को जब तक समझेंगे नहीं और उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते। और वो इकबाल का मैसेज क्या है? इकबाल का मैसेज बेसिकली एक्सप्लेनेशन कुरान की ही है। वो कुरान से ही सारा, आप ये देखें सारे मौजूआत वही हैं, जो इंसान, जो खुदी, जो रिस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। कि भाई हमने तो मरूबियत के चक्कर में अपनी सारी वैल्यूज को भुला दिया है। हम तो बस आंख बंद करके जो इंग्लिश में लिखा है या जो इंग्लिश में आया है या जो वेस्ट के अंदर हो रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। जबकि हम हमारी रूट और हमारा जो हिदायत का चश्मा और मंबा है वो तो हमारे पास है, वो तो अल्लाह ताला ने हमें इनायत किया हुआ है, वो तो मौजूद है हमारे साथ। तो जितना हम इन चीजों पे गौर करेंगे, इकबाल एक ऐसे अजीम शायर हैं और अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के इस हिस्से में उस खास वक्त में भेजा कि जब पाकिस्तान का वजूद हो रहा था दुनिया के नक्शे पर, एक बहुत तेजी से कुछ चेंजेस हो रही थी, जिसके अंदर आप ये देखें कि वर्ल्ड वॉर्स भी उस वक्त हो रही थी। उस वक्त दुनिया के नक्शे पे बहुत सारी रियासतें वजूद में आ रही थी, तो और मुसलमान शदीद मसाइल का शिकार थे। तो पहली चीज जो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अपनी खुदी पे तुम ज़र्ब लगाकर तरक्की नहीं कर सकते। किसी और का तुम तालीम को हासिल करके अपनी वो मतलब किसी को कॉपी करके तो आप ओरिजिनल नहीं कहला सकते ना। तो आप जब तक अपनी चीजों पे खुद उतना स्ट्रांगली उन वैल्यूज को फॉलो नहीं करेंगे, आपकी जो है वो तरक्की की जमानत नहीं दी जा सकती। तो और वो चाहे किसी भी हवाले से तरक्की उन्होंने कहा कि भाई माशी तौर पे तरक्की हासिल करना कोई तरक्की नहीं है। असल में तो कैरेक्टर की और सोच की जो तरक्की है, जो पुख्तगी है, वही आपको ऊपर लेके जाएगी। बाकी आप जितना भी इसके आगे पीछे काम करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सैयद सहल की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी तो उनको एक दफ़ा मैंने फिर कॉल मिला ली है। और सहल, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो। जी सहल, मैंने आखिर में इसलिए क्योंकि अब हम इजाज़त लेंगे तो मैंने कहा कि आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करना बनता है, तो आपको एक दफ़ा फिर हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने साथ। जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं। जी दलहा, चल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग की सब लोग कितनी बात पे ट्रस्ट करते हैं, एक तरह से कहना चाहिए माशाल्लाह से। आप लोगों का जो इमेज आप लोगों ने जब से यहाँ पे आए वो बनाया है, क्या कोई भी मौका हो, कोई भी चीज़ हो, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि चलें ये पूछ रहे हैं अल्लामा इकबाल डे के हवाले से भी, तो उस पर भी आपसे ज़रूर पूछ रहे हैं। सहल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरे ख्याल से तला भाई ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसको बुक कर दिया, बता दिया, इस बारे में बात कर ली है। चलें, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं बोलूंगा आपकी इस टॉपिक को, क्योंकि आप बीच में लेकर आई। देखें, कुलियात इकबाल हर घर में होनी चाहिए। अगर इकबाल से मोहब्बत जो है वो सिर्फ 9 नवंबर को जागती है तो ये हम कोई उनके साथ वफा नहीं करेंगे। आप ये देखें कि आपको और अच्छी कुलियात इकबाल जो है वो पूरा मजमूआ कलाम है अल्लामा इकबाल का, और अलहमरा पब्लिशिंग से कुलियात इकबाल बहुत ही आसान उसके मानी के साथ मौजूद है।
जिसके अंदर ऊपर नज़म है और नीचे मुश्किल अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। तो अगर आपको उर्दू के मुश्किल अल्फाज जो हैं वो परेशान करते हैं इस अखबार को पढ़ते हुए, तो आप ये वाली कुलियात इकबाल ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल के ऊपर हमने इस तरह के तमाम पर्सनल डेवलपमेंट, पेरेंटिंग के टॉपिक्स, हमारी ये कोशिश है कि तमाम लोगों तक इसका ये पैगाम और ये मैसेजेस पहुंचे। सलमान साहब के सारे लेक्चर्स और सारी चीजें, हमने बहुत सा मवाद है जो हमने रखा हुआ है इमोशनल नीड के ऊपर। हाउ टू वर्क ऑन योर ओन इमोशनल नीड के नाम से एक वीडियो है जो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करेगी, तो उसको भी देख सकते हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल जैसे सवाल भी आ रहे थे तो उनका भी बहुत सारी चीजों का जवाब आपको वहां से मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे मटेरियल मौजूद है और मैं देखती रहती हूँ। और मैं चाह रही थी कि जैसे आज हमने इमोशनल नीड्स की बात की है, तो हम लोग जो बीच में मैंने जिक्र भी किया था इमोशनली ब्लैकमेल करने का, तो उस पर भी हम बात करें कि वो किस किस तरह से किया जाता है, जो हमें महसूस नहीं हो रहा होता हम अपने बच्चों को कर रहे होते हैं, और लाशऊरी तौर पर या बच्चे हमें कर रहे होते हैं, उससे हम किस तरह से कह सकते हैं कि निजात हासिल कर सकते हैं या फिर उस चीज को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस टॉपिक के अंदर अभी बहुत ज्यादा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, तो मुमकिन है अगले हफ्ते हम इसको और कंटिन्यू कर लें। बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया तलहा आपका भी, साहल आपका भी। बहुत अच्छा आज का भी हमारा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने खुद पर्सनली।